नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर टेक्स। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट जीएसटी एंड कस्टम लॉ को लेकर के। और रिसेंटली जीएसटी एंड कस्टम लॉ के अंदर हमने आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया था। फाइनली आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपके तीसरे चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टाइटल रहेगा रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान इत्मीनान से एक एक कॉन्सेप्ट को मेरे साथ बनाते चलेंगे, समझते चलेंगे। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी। देखिए, अभी तक हमने दो चैप्टर पढ़े हैं। पहला चैप्टर क्या था? प्री जीएसटी एरा, जहां पर आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर एग्जिस्ट करते थे, उनको हम लोगों ने पढ़ लिया था। सेकंड चैप्टर के अंदर हम लोगों ने जीएसटी के पूरे स्ट्रक्चर को समझा, जीएसटी क्यों एग्जैक्टली इंप्लीमेंट किया गया था, किस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, इन तमाम चीजों की जानकारी हम सभी ने हासिल कर ली थी। तो यहां से आपका एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया था। अब तीसरे चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है? सर, हमें रजिस्ट्रेशन कराना है। क्या कराना है? रजिस्ट्रेशन कराना है। तो एक पर्सन है, वो अपना खुद का क्या कराता है? रजिस्ट्रेशन कराता है। जितने भी आपके सीजीएसटी एक्ट हो गया, आईजीएसटी एक्ट हो गया या एसजीएसटी एक्ट हो गया, स्पेसिफिकली ये 2017 के अंदर ही आए थे। तो आप लोग क्या कहेंगे? सीजीएसटी एक्ट 2017, या आप लोग कहेंगे आईजीएसटी एक्ट 2017, या आप लोग कह सकते हैं एसजीएसटी एक्ट 2017। तो इनके अंडर जितने भी आपके लॉ हैं जो जीएसटी से जुड़े हुए हैं, उसके अंदर एक पर्सन को खुद को रजिस्टर कराना होता है। अब यहाँ पे तीन चार सिचुएशन आपको पढ़नी है। सबसे पहले तो सर ये बताइए, रजिस्ट्रेशन क्यों कराना है? अगर हम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहने वाली है? कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत ही नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है, वट एवर द सिचुएशन। और कुछ ऐसे लोग हैं जहां पर आपको एक थ्रेशोल्ड लिमिट रखा गया है आपके टर्नओवर के केस में। अगर आपका वो टर्नओवर उससे एक्सीड होता है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो ये कुछ कुछ बुनियादी बातें हैं जिनको आज के लेक्चर के अंदर हम लोग काफी डिटेल में जाकर के डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, सर अगर हम रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए, रजिस्ट्रेशन अगर आप लोग करा लेते हैं तो कोई भी पर्सन जो रजिस्ट्रेशन करा लेता है अंडर द जीएसटी, तो वो अपने आप में आपका जो जीएसटी है उसको इंपोज कर सकता है। मैं कहूंगा अपने कस्टमर से जीएसटी को कलेक्ट कर सकता है। यानी अगर आप लोग अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्शन करना चाहते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर आप लोग क्या करना चाहते हैं, अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्शन करना चाहते हैं, तो आप लोग तभी अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट कर पाएंगे जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, दैट इज द आईटीसी, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आप लोग आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं तो भी माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये मोटी मोटी कुछ बातें हैं जिनको आपको अपने दिलो दिमाग और ज़हन के अंदर रखना है कि यहाँ पे हमें कस्टमर से जीएसटी कलेक्शन करना जरूरी है, हमें आईटीसी क्लेम करना जरूरी है। और ये दोनों ही बातें आप लोग तभी कर पाएंगे जब आपने खुद का क्या करवाया होगा? रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। अगर आप लोग बेसिक मीनिंग की बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के अंदर, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है कि सर रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। रजिस्ट्रेशन, अगर आप लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन अपने आप में वो प्रोसेस होता है बाय विच कोई भी पर्सन है उसको क्या मिल जाता है? वो खुद को रजिस्टर कराता है। क्या कराता है? खुद को रजिस्टर कराता है अंडर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉ। याद रखिएगा, जो आपके जीएसटी के लॉज है, क्लियर है, हम किसकी बात कर रहे हैं? जीएसटी के लॉ की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिकली हम लोग यहाँ पे आपके सीजीएसटी एक्ट 2017 की बात कर रहे हैं। किसके रेफरेंस में बात करेंगे? मेजोरिटी ऑफ द हम लोग सीजीएसटी एक्ट 2017 की बात करेंगे। कहीं कहीं पे हमें आईजीएसटी एक्ट को भी पढ़ना है, लेकिन अभी आपको याद रखना, जब भी मैं आपके जीएसटी लॉ की बात करूंगा तो आपके दिमाग में एक
ही नाम आना चाहिए। हम लोग किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं? सीजीएसटी एक्ट 2017 के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो कोई भी पर्सन जिस प्रोसेस के थ्रू खुद को रजिस्टर कराता है अंडर द जीएसटी लॉ, उसको क्या बोलते हो माय डियर फ्रेंड्स? उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। और जिस पर्सन का एक बार जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसको फिर मिलता है फाइनली जीएसटीआईएन, जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। तो कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो पर्सन है ये रजिस्टर है या नहीं है? सर उसने जीएसटी लॉ के अंडर अपना रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो उसको क्या मिला होगा? सर उसको जीएसटीआईएन नंबर मिला होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो उसके पास होगा। क्लियर है? और अगर आपका यहां पे जैसे ही पर्सन खुद को रजिस्टर कराता है, जैसे ही वंस रजिस्ट्रेशन द पर्सन बिकम द टैक्सेबल पर्सन, पर्सन क्या हो जाता है? टैक्सेबल हो जाता है और लीगली वो अथॉराइज हो जाता है कि वो अपने कस्टमर से जीएसटी को कलेक्ट कर पाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद वो क्या कर सकता है? आईटीसी को क्लेम कर सकता है। उसके बाद वो जीएसटी रिटर्न को फाइल कर सकता है। बहुत बेसिक सी बात है, जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे उसके बाद ही आप लोग आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे आप समझिएगा, जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन खुद को जो जीएसटी लॉज बने हुए हैं उनके अंदर रजिस्टर कराता है उसको आप लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो आपका टैक्सेबल पर्सन बन जाता है, जो इंडिविजुअल पर्सन है, और उसको जीएसटीआईएन अलॉट होता है, जिसको आप लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। और एक बार आपको जीएसटीआईएन नंबर मिल गया तो आप लोग अपने जो कस्टमर है उनसे जीएसटी को कलेक्ट कर सकते हैं, आप लोग आईटीसी क्लेम कर सकते हैं और आप लोग अपना जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये आपकी बुनियादी बातें हैं जिनको आपको समझना है, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है कि सर यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन का अपना मीनिंग क्या होता है। अब सर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर है ना 3 कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। पहली कैटेगरी देखने को मिलेगी जहां पे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी है कि भाई साहब आंख बंद करके आपको जरूरत है, आपको कराना ही पड़ेगा। एक को बोलते हो आप लोग ऐसी सिचुएशन जहां पे जीएसटी की हमें जरूरत नहीं होती है, कैसी सिचुएशन है जहां पे कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और तीसरा जो बेस रहेगा वहां पर माय डियर फ्रेंड्स हम लोग थ्रेशोल्ड लिमिट को पढ़ेंगे कि थ्रेशोल्ड लिमिट यानी कि आपका टर्नओवर एक स्पेसिफिक लिमिट से क्रॉस करता है तो उस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, अदर देन आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। और काफी टीचर्स इसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर बताते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, पहले चैप्टर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। और आज की क्लास देखने के बाद आपके जितने भी डाउट है ना रजिस्ट्रेशन से जुड़े हुए, इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और बहुत सारी मेमोरी टेक्निक्स मैं आपको देने वाला हूं जिनको अगर आप लोग थोड़ा सा भी लर्न करते हैं ना तो जो कॉम्प्लिकेटेड सेक्शंस है और सेक्शंस के प्रोविजन है उनको भी आप लोग इजीली लर्न कर सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन आपको समझ में आ गया होगा, इसका मीनिंग क्या होता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके लीगल फ्रेमवर्क को समझ लेते हैं। तो याद रखिएगा लीगल प्रोविजन के अंदर अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो मैंने बताया था हम लोग सीजीएसटी एक्ट 2017 की बात करेंगे और यहाँ पे याद रखिएगा हम लोग सीजीएसटी रूल 2017 की भी बात करने वाले हैं। वी आर टॉकिंग कलेक्टिवली, हम लोग कैसे करते हैं? कलेक्टिवली करते हैं। और याद रखिएगा जब भी आप लोग जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं ना, किसकी बात करते हैं? रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो हर एक लॉ के अंदर आपको कुछ सेक्शन देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं तो आपका सेक्शन 22 से लेके ना, अगर आप लोग क्या कहेंगे सर आपका सेक्शन 22 से लेके आप लोग कह सकते हैं सेक्शन 30 के अंदर आपको तमाम जानकारी किससे जुड़ी हुई देखने को मिलेगी? सर आपको रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई जानकारी देखने को मिलेगी। और जो सेक्शन आपका 22 से लेके 30 है ये किसका सेक्शन रहने वाला है? सीजीएसटी एक्ट 2017 का सेक्शन रहने वाला है। क्लियर है? तो ये लीगल फ्रेमवर्क आपको समझ में आना चाहिए। सेक्शन नंबर याद करना जरूरी नहीं है, सेक्शन के अंदर जो जानकारी दी जाती है, सेक्शन के अंदर जो प्रोविजन दिए जाते हैं उनको आपको समझना, अंडरस्टैंड करना, मेमोराइज करना, लर्न करना जरूरी होता है। समझ में आया? तो इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना। तो ये क्लियर हुआ जीएसटी रजिस्ट्रेशन का मीनिंग और लीगल प्रोविजंस कौन से रहने वाले हैं। अब मैंने बताया 3 कैटेगरी में आप सभी के साथ साझा करने वाला हूं, जहां पर पहली कैटेगरी रहेगी कि आपको पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू टेक द रजिस्ट्रेशन, इसको आप लोग एग्जम्पशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जम्पशन। रजिस्ट्रेशन के अंदर एग्जम्पशन जिनको मिला होता है उस कैटेगरी को आप लोग यहाँ पे क्या कहने वाले हैं? सर एक ऐसी कैटेगरी जिसको किसकी जरूरत नहीं है? रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। सर ऐसे कौन से लोग हैं जिनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है? अगेन इनकम टैक्स की तरह यहाँ पर भी सबसे पहले आपको किसका नाम दिखेगा? सर एग्रीकल्चर का नाम दिखेगा, खेती का नाम दिखेगा। और ये जो एग्रीकल्चर है ना ये याद रखिए
रखिएगा फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द लैंड। क्लियर है, अगर आपकी जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के अंदर भी आप लोग स्पेसिफिकली कल्टीवेशन ऑफ द लैंड में डील करते हैं, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन यू हैव नो नीड ऑफ द जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यू हैव नो नीड टू टेक द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। क्लियर है, इसको आपको अपने अंडरस्टैंडिंग में रखना। ठीक है, तो पहला जो आपका कैटेगरी रहेगा वो एग्रीकल्चरिस्ट का रहेगा, तो इसको आपको अपने ये दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ऐसे पर्सन जो एक्सक्लूसिवली सप्लाई करते हैं, याद रखिएगा दो चीजें आपको बताने वाला हूं, एग्जम्प्ट गुड की सप्लाई करते हैं या सर्विसेज की, यानी कि कुछ एग्जम्प्ट गुड्स की कैटेगरी होती है, कुछ सर्विसेज की कैटेगरी होती है, आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो जो भी लोग सप्लाई करते हैं किसका, एग्जम्प्ट गुड्स या सर्विसेज का, उसको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होती है। या आप लोग देखिएगा नॉन टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, ऐसी नॉन टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जिनके ऊपर आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं होती है, वहां पर भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो याद रखिएगा पहली कैटेगरी के अंदर कल्टीवेशन ऑफ लैंड वाला पार्ट है, और यहां पर हम लोग एग्रीकल्चर की बात करते हैं। जो भी पर्सन एक्सक्लूसिवली सप्लाई करते हैं एग्जम्प्ट गुड्स और सर्विसेज के अंदर या नॉन टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर, उनको भी अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद जो भी लोग थ्रेशोल्ड लिमिट से बिलो हैं, ध्यान रखिएगा किससे बिलो हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट से एक बार सेट किया गया है, अगर आप लोग यहां पे पहुंच गए तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब नीचे हैं तो नीचे हैं तो भाई साहब आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, ऊपर है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। जो ये आपका बार है, ये जो आपकी लिमिट है, ये जो आपकी सीलिंग है, इसको आप लोग यहाँ पे क्या कहते हैं सर, आप लोग यहाँ पे इसको थ्रेशोल्ड लिमिट कहते हैं। याद रखिएगा इसको क्या कहा जाता है, थ्रेशोल्ड लिमिट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रेशोल्ड लिमिट। क्लियर है, क्या है आपका थ्रेशोल्ड लिमिट। और याद रखिएगा अगर आप लोग कंपलसरी कैटेगरी के अंदर भी नहीं आते हैं, अब यहाँ पे मैंने बताया तीन सिचुएशन है कि एक तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट रहेगा। अब आप लोग थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे हैं, कंपलसरी कैटेगरी के अंदर आते नहीं है, तो आप लोग किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा किन किन लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी आपके एग्रीकल्चर से ताल्लुकात रखते हैं, एग्रीकल्चर बिजनेस के अंदर है, उनको अपना रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। जो एग्जम्प्ट सप्लाई और गुड्स के अंदर सप्लाई करते हैं या नॉन टैक्सेबल गुड्स एंड सप्लाई के अंदर डील करते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा मैंने बताया अगर आप लोग थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे आते हैं या आप लोग कंपलसरी लिस्ट के अंदर नहीं है, तो भी आपको क्या करने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? तो किन किन लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, इन तीनों चीजों को आपको अपने मेमोरी के अंदर बैठा लेना है। क्लियर है? अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी आता है ना, जहां पे माय डियर फ्रेंड्स हमें किसको पढ़ना होता है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन को पढ़ना होता है। आपका थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप किस में भी डील करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस लिस्ट के अंदर अगर आप फॉल करेंगे ना, इस लिस्ट के अंदर लाइक करेगा, तो तेरे को पक्का जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, व्हाटएवर द सिचुएशन, व्हाटएवर द सर्कमस्टेंसेस। समझ में आया? तो अगर आप इधर आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसको क्या बोलता है आप लोग, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन रिगार्डलेस ऑफ द टर्नओवर। यहां पे टर्नओवर का भी कोई गेम नहीं रहने वाला है, आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस लिस्ट के अंदर आए तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, अब इस लिस्ट के अंदर सबसे पहले है, अगर आपका इंटर स्टेट सप्लायर हो, अगर आप लोग क्या हो, इंटर स्टेट सप्लायर। पिछली क्लास में काफी डिटेल में आपको समझाया था, सप्लाईज के दो तरीके के नेचर होते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई होता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है। इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर अगर आप लोग विद इन द सेम स्टेट सप्लाई करते हैं तो वो विद इन द सेम स्टेट सप्लाई करते हैं तो वो आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब रेसिपेंट किसी और स्टेट या यूनियन टेरिटरी से ताल्लुकात रखता है और आपका जो सप्लायर है वो किसी और, यानी कि सेम स्टेट के अंदर नहीं होगा सप्लाई, तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, इंटर स्टेट सप्लायर बोलते हो। ठीक है, तो अगर आप लोग इंटर स्टेट सप्लायर है तो यू हैव अ नीड टू टेक द रजिस्ट्रेशन एज अ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, व्हाटएवर योर टर्नओवर डजंट मैटर। समझ में आया? तो जहां पे आपका इंटर स्टेट सप्लायर होगा आपको आंख बंद करके रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्लियर है? सेकंड जो कैटेगरी रहने वाली है वो रहेगी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इसको मैं कहता हूं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सीटीपी। और साथ साथ आप लोग याद रखिएगा एक होता है आपका एनआरटीपी, यानी कि आपका नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन। क्लियर है? तो सीटीपी के केस में और एनआरटीपी के केस में आपको आंख बंद करके रजिस्ट्रेशन लेना है। समझ में आया? अब ये सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, ये एक ऐसा पर्सन जो आपका कैजुअल बिजनेस करता है। कैजुअल बिजनेस का मतलब जिसका कोई रजिस्टर
रजिस्टर्ड प्लेस नहीं है बिजनेस करने का, उसको क्या बोलते हो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोलते हो। अभी मैं आगे इसके बारे में काफी डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन अभी याद रखिएगा सीटीपी और आपका अगला क्या है आपका एनआरटीपी। एनआरटीपी का मतलब क्या होता है, नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन। इन दोनों को कंपलसरी लिस्ट के अंदर डाला गया है। इसका मतलब इनको आंख बंद करके क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला कैटेगरी का क्या है, इंटर स्टेट सप्लायर है, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो सेकंड के अंदर अगर आप लोग सीटीपी है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, या नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन एनआरटीपी है, तो आपको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे दो तरीके के मैकेनिज्म होते हैं जीएसटी के अंदर, एक आरसीएम होता है, एक आपका एफसीएम होता है। एफसीएम का मतलब होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम का मतलब होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर भी आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग डील करते हैं, अगर आप लोग पे करते हैं अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो आपको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्लियर है। अच्छा, एक होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर, यानी कि आप लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब देखा होगा, अगर आप लोग फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप लोग कुछ सेल करना चाहते हैं, तो पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो अगर आप लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपना बिजनेस करते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर भी यू हैव नीड टू टेक द जीएसटी रजिस्ट्रेशन एज ए कंपलसरी। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसके बाद एजेंट सप्लाइंग गुड्स, याद रखिएगा, अगर आपका एजेंट सप्लाई करता है गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर, तो उस केस में भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आप लोग आईएसडी की बात करते हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स की, तो वहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और अगर हाँ ये कोई भी अगर पर्सन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई भी आपका बिजनेस करता है ना, तो उस केस में तो मैंने बता दिया, ई कॉमर्स ऑपरेटर और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर कोई भी बिजनेस करता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको क्या कैसा माना गया है, सर कंपलसरी लिस्ट के अंदर डाला गया है। इनको व्हाट एवर द सिचुएशन, व्हाट एवर द सर्कमस्टांसेस, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एक बार फटाफट से हम इनको रिवाइज करते हैं। सर सबसे पहले हमने पढ़ा ऐसी लिस्ट जहां पर हमें रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। उधर हमने कितना केस पढ़ा सर, 3 केस पढ़ा। वहां पे सबसे पहले एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ द लैंड वाला पॉइंट पढ़ा। सेकंड में मैंने बताया अगर आप लोग एग्जम्प्ट सप्लाई या गुड्स के अंदर डील करते हैं, या एग्जम्प्ट सप्लाई करते हैं यानी कि गुड्स और सर्विसेज का, या अगर आप लोग ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर सप्लाई करते हैं जो नॉन टैक्सेबल है, तो वो भी आपका ऐसा सीन रहेगा जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा केस, अगर आप लोग थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे आते हैं या आप लोग कंपलसरी लिस्ट के अंदर नहीं आते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे हम लोगों ने 3 पॉइंट पढ़े। अब किस किन किन लोगों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो यहां पर हम लोगों ने मल्टीपल 8 पॉइंट पढ़े हैं, मोर एंड लेस आप लोग 7 पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा सर, सबसे पहला पॉइंट इंटर स्टेट सप्लायर रहेगा। अगर आप लोग इंटर स्टेट सप्लायर है, तो आपको यहां पे जीएसटी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सीटीपी है यानी कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, एनआरटीपी है यानी आप लोग क्या कहेंगे, नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन है, या आरसीएम अगर आपका होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना पड़ेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू जो लोग धंधा करते हैं, उनको भी क्या करना पड़ता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अगर कोई भी एजेंट सप्लाई करता है गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर, तो उस केस में भी आपको क्या करना पड़ता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। इसके अलावा आईएसडी जिसका फुल फॉर्म होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, उस केस में भी आपको क्या है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये तमाम वो केसेस हैं, ये तमाम वो हालात हैं जिनके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आप चाहें न चाहें, आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट, टर्नओवर कोई मतलब नहीं है। केवल ध्यान रखिएगा इसके अंदर आया तो ले ले भाई, तेरे को लेना ही पड़ेगा। समझ में आया? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी जिनको हमें समझना है। ठीक है, आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों केसेस आपको समझ में आ गए होंगे कि किस केस में कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होता है, किस केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होती है। और जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात आती है, तो कौन से एक्ट के अंदर आपको डील करना है, कौन कौन से सेक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। अब सबसे जरूरी बात मैं आप सभी के लिए टर्नओवर बेस्ड गेम समझाने वाला हूं, जिसको आपको याद रखना है। यहां पर टर्नओवर के बेस पे मैंने 3 कैटेगरी में तमाम चीजों को कैटेगराइज कर दिया। याद रखिएगा कितनी कैटेगरी बना दी है सर, 3 कैटेगरी बना दी है। आपकी 10 लाख की लिमिट रहेगी, 20 लाख की लिमिट रहेगी, 40 लाख की लिमिट रहेगी। समझ में आया? 10 लाख की लिमिट, 20 लाख की लिमिट और 40 लाख की लिमिट। सबसे पहले आपको याद रखना है सर, अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं एग्जैक्टली 10 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट कहां पर है, तो यहां पर आप लोग याद रखिएगा एमएमटीएन। क्या याद रखेंगे आप लोग? याद रखिएगा एमएमटीएन। ये छोटी सी टेक्निक है। एमएमटीएन का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है मिजोरम। मिजोरम से अगर आप लोग ताल्लुकात
ताल्लुकात रखते हैं और आपका टर्नओवर, आप लोगों का टर्नओवर कितना है, एनुअल टर्नओवर अगर 10 लाख का है, यानी कि आपका जो थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख का है, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आप लोग मणिपुर से ताल्लुकात रखते हैं तो आपके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख रखा गया है। अगर आप लोग त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों का जो लिमिट है वो 10 लाख रखा गया है। अगर आप लोग नागालैंड से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के लिए कितना रखा गया है, थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख रखा गया है। यानी कि 10 लाख की लिमिट के अंदर हमें 4 जगह का नाम याद रखना है। एमएमटीएन, एमएमटीएन, एम का मतलब क्या होता है, मिजोरम, उसके बाद एम का मतलब क्या होता है, मणिपुर, वही मणिपुर जो थोड़े दिन पहले जला था, ठीक है ना। उसके बाद टी का मतलब क्या होता है, त्रिपुरा, और एन का मतलब क्या होता है, नागालैंड। टेक्निक क्या है, एमएमटीएन, एमएमटीएन, एमएमटीएन का मतलब ये वो जगह है, ये वैसी प्लेसेज है जहां पर आपको थ्रेशोल्ड लिमिट कितना देखने को मिलता है, 10 लाख का देखने को मिलता है। तो मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, उसके बाद त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया, इन चारों जगह पे थ्रेशोल्ड लिमिट कितना रखा गया सर, 10 लाख का रखा गया है। तो ये आपकी बन गई कैटेगरी नंबर 1। समझ में आया तो कैटेगरी नंबर 1 के अंदर क्या सीन रहने वाला है। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी कैटेगरी रहेगी जिसको मैंने कैटेगरी नंबर 2 बोला है। यहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख का रखा गया है और इसके लिए आपको एक टेक्निक याद रखनी है, इसको मैं कहता हूं आपका सैमपुट। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, सैमपुट। सैमपुट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिक्किम। याद रखिएगा। अब यहां पे भी आपने क्या पढ़ा था, अब चलिए, इसका मतलब क्या होता है, सिक्किम। सिक्किम यहां पे नहीं आता, यहां पे केवल 4 चीजें आती हैं, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड हो गया, जिसको आप लोग क्या कहते हो, एमएमटीएन कहते हो। ये छोटी सी टेक्निक याद रखनी है। इसके लिए क्या करना, सैमपुट याद रखना है। सिक्किम के अंदर हो, सिक्किम के अंदर थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख रहेगा। ए का मतलब होता है बच्चा अरुणाचल प्रदेश, ए का मतलब क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश। एम का मतलब होता है मेघालय। काफी बच्चों को मेघालय के अंदर कंफ्यूजन होता है, सर मेघालय सैमपुट के अंदर आता है और यहाँ पे मणिपुर और मिजोरम आता है। एम का मतलब क्या है, मणिपुर और मिजोरम। तो मणिपुर और मिजोरम के केस में 10 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट रहेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। और अगर आप लोग यहाँ पे मेघालय की बात करते हैं, सैमपुट के अंदर एम का मतलब क्या होता है, मेघालय, मेघालय के अंदर 20 लाख का लिमिट रखा गया है। समझ में आया, तो इसको आपको याद रखना है। पी का मतलब होता है पुदुचेरी, पी का मतलब क्या होता है, पुदुचेरी। यू का मतलब होता है उत्तराखंड और टी का मतलब होता है तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है। तो यहाँ पे सैमपुट के अंदर तेलंगाना होता है और यहाँ पर अगर आप लोग एमएमटीएन की बात करते हैं तो यहाँ पे त्रिपुरा होता है। 2 जगह कंफ्यूजन होती है बच्चों को। 10 लाख की लिमिट के अंदर आप लोग मणिपुर और मिजोरम की बात करते हैं, 20 लाख की लिमिट के अंदर आप लोग मेघालय की बात करते हैं। अगर आप लोग 10 लाख की लिमिट की बात करते हैं तो आप लोग नागालैंड की बात करते हैं, सॉरी आप लोग यहाँ पे त्रिपुरा की बात करते हैं, और 20 लाख की लिमिट के अंदर तेलंगाना की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग 10 लाख की लिमिट के लिए एमएमटीएन टेक्निक याद रखिएगा, मेमोरी टेक्निक है एमएमटीएन। एमएमटीएन बहुत आसान है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। एमएमटीएन अगर आप लोग इनसे ताल्लुकात रखते हैं तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट देखना 10 लाख का है। 20 लाख का मतलब क्या होता है, सैमपुट होता है। सैमपुट का मतलब, एस का मतलब होता है सिक्किम, ए का मतलब होता है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद एम का मतलब होता है मेघालय, पी का मतलब होता है पुदुचेरी और यू का मतलब होता है आपका उत्तराखंड और टी का मतलब होता है तेलंगाना। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। अगर आप लोग इन जगहों पे देखेंगे तो आपकी लिमिट माय डियर फ्रेंड्स कितनी रखी गई है, 20 लाख रखी गई है। तो इसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। तो दूसरी कैटेगरी के अंदर आपने पढ़ा सैमपुट होता है, पहली कैटेगरी के अंदर एमएमटीएन होता है। क्लियर है, यहाँ पे 4 जगह हैं, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे 2 2 4 और 6 जगह हैं। यहाँ पे टोटल कितना है आपका थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख का रखा गया, ठीक है। तो ये आपकी 2 कैटेगरी कंप्लीट हो चुकी है। थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। एमएमटीएन, एमएमटीएन का मतलब क्या हो गया, एक आपका मिजोरम हो गया है, एक आपका मणिपुर हो गया है, और टी का मतलब क्या हो गया, त्रिपुरा, और एन का मतलब नागालैंड हो गया। 10 लाख का लिमिट है। क्लियर है। सैमपुट याद रखिएगा, एस का मतलब होता है सिक्किम, ए का मतलब होता है अरुणाचल प्रदेश, एम का मतलब होता है मेघालय, ठीक है, और पी का मतलब होता है पुदुचेरी, यू का मतलब होता है उत्तराखंड और टी का मतलब होता है तेलंगाना। इनसे अगर आपका ताल्लुकात है या फिर इन जगहों पर जो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट कितना रखा गया है, आपका 20 लाख रखा गया। यहाँ पे 10 लाख, यहाँ पे 20 लाख। इसको आप लोग टर्नओवर भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर, आप लोग टर्नओवर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, टर्नओवर को पूरा ना लिख के मैं ऐसे लिखने वाला हूं। क्लियर है। अब सबसे जरूरी जो आपकी रहने वाली है वो आपकी कैटेगरी नंबर 3 रहने वाली है। अगर आप लोगों का ताल्लुकात इन दोनों में से किसी भी स्टेट से नहीं है,
ना तो आप लोग एमएमटीएन से आते हैं, ना तो आप लोग सैमपुट से आते हैं। तो वहां पर हमें देखना पड़ेगा अदर स्टेट के अंदर हम एक्सक्लूसिवली गुड्स के अंदर डील करते हैं या फिर हम लोग गुड्स प्लस सर्विस या केवल सर्विसेज के अंदर डील करते हैं। समझ में आया? अगर आप लोग इनके अलावा किसी और स्टेट से ताल्लुकात रखते हैं या यूनियन टेरिटरी से ताल्लुकात रखते हैं तो याद क्या रखना है, हमें देखना है हम एक्सक्लूसिवली गुड्स के अंदर डील कर रहे हैं या हम लोग गुड्स प्लस सर्विस या फिर हम केवल सर्विस के अंदर डील कर रहे हैं। तो अगर आप लोग गुड्स और या सर्विस या केवल सर्विसेज के अंदर डील करते हैं तो चाहे आपका इंटर स्टेट सप्लाई हो चाहे आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई हो, आपके लिए लिमिट कितना रखा गया है सर? 20 लाख का रखा गया। ठीक है, यानी कि 20 लाख का आपका क्या रहेगा? थ्रेशोल्ड लिमिट रहेगा। क्लियर है? अब इसके अलावा अगर आप लोग ध्यान देंगे, अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स के अंदर डील करते हैं तो यहां पे दो कैटेगरियां बन जाती हैं। पहली कैटेगरी क्या है? हैंडीक्राफ्ट बिजनेस की, दूसरी है अदर गुड्स की। एक आपका क्या है? हैंडीक्राफ्ट बिजनेस, एक क्या है? अदर गुड्स। और अगर आप लोग ध्यान देंगे हैंडीक्राफ्ट बिजनेस के अंदर इंटर स्टेट सप्लाई के केस में 20 लाख का लिमिट रखा गया है, इंट्रा स्टेट के केस में 40 लाख का। ठीक है, अगर आप लोग हैंडीक्राफ्ट बिजनेस के अंदर है और अगर आप लोग इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं तो 40 लाख आपके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट रहने वाला है। अगर आप लोग इंटर स्टेट के अंदर है तो आपका 20 लाख का लिमिट रहने वाला है। समझ में आया? इसी तरीके से आप लोग अदर गुड्स की बात करते हैं तो याद रखिएगा इंटर स्टेट के अंदर अगर आप लोग इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं अदर गुड्स के अंदर तो आपके लिए लिमिट नहीं है, आपको कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग इंट्रास्टेट की बात करते हैं तो इंट्रास्टेट दोनों के केस में, हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में और अदर केस में आपको कितना रखा गया? 40 लाख रखा गया। क्लियर है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, प्लीज इसको मेमोराइज कीजिएगा कि एग्जैक्टली बेस्ड ऑन द थ्रेशोल्ड यहां पे एग्जैक्टली जीएसटी रजिस्ट्रेशन का क्या कुछ लिमिट रखा गया है। तो यहाँ पे हमने कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया है सर? हमने 3 कैटेगरी बना दी है। अगर आप लोग पहली कैटेगरी की बात करते हैं तो मोटा मोटा आप लोग क्या कहेंगे? हमने क्या कहा है? आपका एमएमटीएन कहा है। एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब क्या होता है? टी का मतलब क्या होता है? एन का मतलब क्या होता है? ये आपको याद रखना। ठीक है, यहां पे पहले एम का मतलब क्या होता है सर? आपका मिजोरम होता है। क्लियर है? अगर आप लोग यहां पे देखेंगे तो एम का मतलब क्या होता है सर? आपका मणिपुर होता है। सर आपका टी का मतलब क्या होता है? यहां पे भी टी आएगा और यहां पे भी टी आएगा, कंफ्यूज नहीं होना। यहां पे त्रिपुरा होता है। क्या होता है? आपका त्रिपुरा होता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा त्रिपुरा होता है। और अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं एन का मतलब क्या होता है? मैंने बताया ना, नागालैंड होता है। क्या होता है? आपका नागालैंड होता है। तो याद रखिएगा ये कुछ जगहें हैं जहां पर आपको कैटेगरी 1 के अंदर कितना थ्रेशोल्ड लिमिट रखा गया है सर? आपका 10 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट रखा गया। क्लियर है? अगर आप लोग सेकंड कैटेगरी के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपका लिमिट कितना रखा गया है? 20 लाख रखा गया है, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? सैमपुट के नाम से जानते हैं। कितना लिमिट रखा गया सर? आपका 20 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट रखा गया। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर आप लोग ध्यान देंगे एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है सर यहाँ पे आपका सिक्किम होता है। क्लियर? क्या होता है? आपका सिक्किम होता है। ए का होता है अरुणाचल प्रदेश। अगर आप लोग एम की बात करते हैं तो देखिए ना मिजोरम होता है ना मणिपुर होता है। यहाँ पे एम का मतलब होता है मेघालय। क्या होता है? आपका मेघालय। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। और अगर आप लोग पी की बात करते हैं तो आपका होता है पुदुचेरी। ये भी आपको याद रखना है सर। क्या होता है? आपका पुदुचेरी होता है। और अगर आप लोग पी के बाद यू की बात करते हैं तो आपका उत्तराखंड होता है। क्लियर है? और अगर आप लोग टी की बात करते हैं तो यहाँ पे त्रिपुरा था और यहाँ पे आएगा तेलंगाना। क्लियर है? क्या आएगा? आपका तेलंगाना। ये आपको याद रखना। ठीक है, तो ये क्या आ गया? आपका तेलंगाना आ गया। तो कुछ चीजें हैं जहां पर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी रखी गई है? 20 लाख रखी गई है। अगर आप लोग आगे देखेंगे तो आगे क्या है सर? इनके अलावा अगर आप लोग कहीं से ताल्लुकात रखते हैं तो हमें ध्यान रखना है। हम पहली कैटेगरी क्या है? अगर आप लोग एक्सक्लूसिव गुड्स के अंदर है तो आपकी एक कैटेगरी बनेगी। अगर आप लोग केवल गुड्स या आप लोग कह दीजिए सर्विसेज के अंदर है तो यहां पर आप लोग इंटर स्टेट सप्लाई करें चाहे आप लोग इंट्रा स्टेट सप्लाई करें, आपके लिए कितना लिमिट रखा गया है सर? 20 लाख का लिमिट रखा गया है। एक्सक्लूसिव गुड्स के अंदर आपका हैंडीक्राफ्ट बिजनेस आ जाता है जहां पर इंटर स्टेट के लिए आपका 20 लाख रखा गया है और आपका इंट्रा स्टेट के लिए 40 लाख रखा गया है। यहाँ पे अदर गुड्स के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग इंटर स्टेट के अंदर है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, इंट्रा स्टेट के अंदर है तो आपका 40 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट रखा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा बेसिक बेसिक बातें हैं। इस चार्ट को मेमोराइज कीजिएगा, दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लीजिएगा, आपको काफी हद तक चीजें स्मूथली क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये माय डियर फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट था। रजिस्ट्रेशन का पूरा मामला मैंने आपको समझाया, किनको लेना है किनको नहीं लेना है, किनको टर्नओवर बेस्ड लेना है। ठीक है, ये कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझने की कोशिश करते हैं जिसको आप लोग क्या कहते हैं? सीटीपी, जिसको आप लोगों ने किस नाम से जाना?
सर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन याद रखिएगा, अगर आप लोग सीजीएसटी एक्ट 2017 की बात करते हैं तो उसके सेक्शन 2 के सबसेक्शन 20 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। यहां पर ये बताया गया है ओकेजनली अंडरटेक ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व सप्लाई ऑफ द गुड्स और ए सर्विस इन ए स्टेट और ए यूनियन टेरिटरी, माने आप लोगों का जो ट्रांजैक्शन है वो आपका ओकेजनली होता है किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर, याद रखिएगा, वेयर ही हैज नो फिक्स्ड प्लेस, उसके पास क्या नहीं होता है, फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता। मैंने बताया ना, यहाँ पे जिन भी लोगों के पास ओकेजनली बिजनेस करते हैं, कभी कहीं पे कभी कहीं पे, और जहां पे एक जगह नहीं होती है बिजनेस करने की, वो क्या कहलाते हैं, आपके सीटीपी कहलाते हैं, यानी कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहलाते हैं। व्हेन ए पर्सन डज टेम्परेरी बिजनेस, क्या करता है, वो टेम्परेरी बिजनेस करता है इन ए स्टेट वेयर ही इज नॉट परमानेंटली रजिस्टर, ऐसे स्टेट के अंदर जहां पे वो परमानेंटली रजिस्टर नहीं है, उसको क्या बोला जाता है, उसको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बोला जाता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का क्या डेफिनेशन होता है, और ये आपके एग्जामिनेशन के अंदर अक्सर पूछा जाता है। तो सेक्शन 2 अगर सब सेक्शन 20 की बात करते हैं तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है। सेक्शन 24 के अंदर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। 27 के अंदर स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, सीटीपी से जुड़े हुए स्पेशल प्रोविजन कहां पे दिए हुए हैं, सेक्शन 27 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर दिए हुए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जिनको आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने काफी डिटेल में जाकर के पढ़ा। नोटिफाइड गुड के बारे में हम लोग आने वाले वक्त में काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर लेंगे, काफी डिटेल में जाकर के हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। अभी के लिए आपको पता होना चाहिए रजिस्ट्रेशन क्या होता है, इससे जुड़े हुए सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर कौन कौन से सेक्शन है जो इंपॉर्टेंट होते हैं, सीटीबी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, उस लिस्ट के अंदर कौन कौन आते हैं जहां पे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, वो लिस्ट कौन सी होती है जहां पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है, और एग्जैक्टली कौन सी लिस्ट होती है जहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट के बिहा पे हम लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना होता है, उसका पूरा बाइफर्केशन आपको आना चाहिए। ये आपका पहला लेक्चर था जो किससे जुड़ा हुआ था, रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी से। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। सेशन पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।